Hello everyone. Today we are going to study class 9 political science chapter number 2. इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। इसमें हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर्स का सिलेक्शन है वो वहाँ के सिटीजन्स करते हैं। बट द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। मतलब कि वहाँ के जो रूलर्स का सिलेक्शन सिटीजन्स ने किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के रूलर्स अपनी मनमानी करेंगे, बल्कि डेमोक्रेसी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको वहाँ के रूलर्स और साथ ही साथ वहाँ के सिटीजन्स को भी उसे फॉलो करना होता है। और स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके द्वारा किसी डेमोक्रेटिक कंट्री का संचालन किया जाता है उसे वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि संविधान कहते हैं। और स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो वहाँ का सुप्रीम लॉ होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और सुप्रीम लॉ होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन करती क्या है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस देश के सिटीजन्स के राइट्स का, यानी कि उनके अधिकारों का निर्धारण करती है। साथ ही साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके पास क्या पावर होंगे, क्या शक्तियाँ उनको मिलेगी, उसका निर्धारण करती है। और ये भी निर्धारण करती है कि वहाँ के गवर्नमेंट किस तरह से वहाँ पर रूल करेंगे, उनको कौन कौन से उनके फंक्शंस है उसको डिटरमाइन करती है, यानी उनका निर्धारण करती है कौन, हमारा, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो। सो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जैसा कि इस चैप्टर का नाम हम देख पा रहे हैं, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। सो अगर हम इंडिया के एक्सपेक्ट में बात करें तो हम सब इस चैप्टर में देखेंगे कि भारत के संविधान है उसका निर्माण किन कंडीशंस में हुआ और उसका डिजाइन किस तरह से तैयार किया गया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, कितने दिनों में इसका निर्माण किया गया, साथ ही साथ इसे कब लागू किया गया। इन सारे सवालों का जवाब हमें इस चैप्टर से मिलेगा। एंड इन दिस चैप्टर वी विल आल्सो फाइंड आउट the other basic questions about the constitution of a democracy, like why do we need a constitution? That means कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। How are the constitution drawn up? संविधान का निर्माण किस तरह से किया जाता है। Who designed them and in what way? संविधान को बनाता कौन है और किन कंडीशंस में उसे बनाया जाता है। What are the values that shape the constitutions in democratic states? That means कि किसी democratic country में उसके कौन कौन से ऐसे values हैं जिसके बेस पर constitution को shape दिया जाता है, यानी उसको आकार दिया जाता है। और एक सबसे important question यहाँ पर ये उठता है कि once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing condition? That means कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस समय का कंडीशन कुछ और था और अभी के कंडीशन में काफी चेंजिंग आ चुका होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो क्या हम करंट कंडीशन, यानी कि प्रेजेंस में जो कंडीशंस है उसके बेस पर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार कर सकते हैं या नहीं, कुछ उसमें चेंजिंग ला सकते हैं या नहीं। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को लेकर के, जिसका जवाब हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी अगर हम सबसे लेटेस्ट एग्जांपल की बात करें तो अभी साउथ अफ्रीका दुनिया का सबसे न्यूएस्ट डेमोक्रेसी है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में किस कंडीशंस में वहाँ के संविधान का निर्माण किया गया, किन लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था वहाँ के संविधान के निर्माण करने में। और फिर उसके बाद हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के संविधान निर्माण में किन लोगों की इम्पोर्टेंट भूमिका थी और किस कंडीशंस में भारत का संविधान बनाया गया। सो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द साउथ अफ्रीका, we must take the name of Nelson Mandela. So who was Nelson Mandela? Nelson Mandela was the former president of South Africa, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 को मीजो साउथ अफ्रीका में हुआ और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को
हॉकटन स्टेट, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में इनकी मृत्यु हुई थी। ये 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे। साथ ही इन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। 1990 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। साथ ही 1993 में इन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो नेल्सन मंडेला के नाम किए गए थे। तो बच्चों, सवाल यहाँ ये उठता है कि साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में नेल्सन मंडेला का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके लिए सबसे पहले हमें इनके द्वारा कही गई जो बातें हैं उसे हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। दैट मीन्स कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया, यानी कि जो गोरे लोगों का शासन था उसके खिलाफ भी मैंने संघर्ष किया है, और जो ब्लैक्स उनका जो शासन था उनके खिलाफ भी मैंने संघर्ष किया है। साथ ही ये कहते हैं कि आई हैव चेरिश्ड द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मोनी एंड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। दैट मीन्स इन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसे डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी की कल्पना की है जहां पर सभी लोग मीन्स साउथ अफ्रीका में जो गोरे थे और जो ब्लैक्स थे वो सब एक साथ मिल कर रहे हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि मैं इसी आइडियल के लिए, यानी कि जिस कंडीशंस की इन्होंने बात की जहां पर ब्लैक्स और व्हाइट्स आपस में मिल कर रहे हैं, इसी के लिए मैं जीना चाहता हूं और इसे ही मैं अचीव करना चाहता हूं। बट अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए अपने जान को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। सो स्टूडेंट्स, ये नेल्सन मंडेला हैं। जब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पर व्हाइट्स यानी गोरों का शासन हुआ करता था, तब उन्हें व्हाइट रूल्स के अगेंस्ट जाने पर साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। सो नेल्सन मंडेला और इनके साथ 7 और लीडर्स थे। उनको 1964 में एपार्थाइड मतलब कि रंग भेद वाली जो शासन प्रणाली थी उसका विरोध करने के लिए 28 सालों के लिए 28 ईयर्स के लिए साउथ अफ्रीका का सबसे ड्रेडेड प्रिजन यानी कि सबसे भयावह जेल कह सकते हैं हम, वहां पर इन्हें कैद कर दिया गया था, जिसका नाम था रॉबन आइलैंड। वो जो प्रिजन था वो कहां पर था? साउथ अफ्रीका के रॉबन आइलैंड पर स्थित था। वहां पर इनको तथा इनके 7 और लीडर्स को 28 सालों के लिए जेल में कैद कर दिया गया था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है एपार्थाइड। आइए इसके बारे में जानते हैं एपार्थाइड होता क्या है। इसका हिंदी मैंने आप लोगों को बताया रंग भेद। सो स्टूडेंट्स, एपार्थाइड किसे कहते हैं? एपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। यानी कि ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर दो लोग यानी कि उनके रंग के बेस पर, रंग के आधार पर उनमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके बीच भेदभाव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे कि किसी कंट्री में 2 स्किन कलर के लोग हैं, एक व्हाइट स्किन कलर पीपल है और एक ब्लैक स्किन कलर के पीपल हैं। सो जो व्हाइट स्किन्ड पीपल होंगे यानी कि जो गोरे लोग होंगे वो खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है वो व्हाइट पीपल्स के लिए ही होती है, ब्लैक्स पीपल्स के लिए नहीं होती हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो सिर्फ ब्लैक पीपल पर ही लागू कर दिए जाते हैं, उन पर थोप दिए जाते हैं। गवर्नमेंट का सिलेक्शन करना हो तो उसमें सिर्फ व्हाइट पीपल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वहां पर रूल करना हो तो सिर्फ व्हाइट पीपल ही वहां पर रूल कर सकते हैं। इसे हम एपार्थाइड सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में विशेष तौर से पाया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि साउथ अफ्रीका में इस सिस्टम को लाया किसने? सो इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका में लाने वाले और कोई नहीं बल्कि व्हाइट यूरोपियंस थे, यानी यूरोप के जो गोरे लोग थे उन्होंने ही इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका में लाया था। सो जिस तरह से इंडिया में गोरों का शासन स्थापित हुआ था, जैसे कि यहाँ पर भी क्या हुआ था कि जो व्हाइट यूरोपियंस थे वो यहाँ पर
बिजनेस करने के मकसद से यहाँ पर आए थे, व्यापार करने के मकसद से आए थे और धीरे धीरे यहाँ के रीजन्स को अपने कब्जे में लेते चले गए। सेम कंडीशंस यहाँ साउथ अफ्रीका पर भी लागू होता है, जहाँ पर व्हाइट यूरोपियंस आए किस लिए, बिजनेस करने के मकसद से। तो 17th और 18th सेंचुरी में यूरोपियन कंपनीज जो है वो साउथ अफ्रीका आई बिजनेस करने के लिए और यहाँ पर हथियारों के दम पर जोर जबरदस्ती करके यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। बट डिफरेंस क्या रहा दोनों के बीच में? डिफरेंस ये रहा कि जहां भारत से गोरे लोग पूरी तरह से वापस चले गए, वहीं साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट्स थे वो वहां पर सेटल हो गए और वहां पर लोकल रूलर्स के तौर पर शासन करने लगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा, बहुत बड़ा रीजन रहा, जिसके कारण साउथ अफ्रीका में एपार्थीड सिस्टम को वहां पर लागू किया जा सका। और इसी एपार्थीड सिस्टम के अनुसार वहां के लोगों को ब्लैक्स और कलर्ड के स्किन टाइप्स में डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, उनमें विभेद पैदा कर दी गई। देखिए, वहां के जो मूल निवासी होते हैं उनके स्किन का कलर ब्लैक होता है। इसका ज्योग्राफिकल रीजन भी है। हम जानते हैं कि हमारा इक्वेटर जो है वो साउथ अफ्रीका से होकर गुजरता है। इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, जिसके वजह से वहां के लोगों का स्किन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। दैट मीन्स कि वहां के जो बेसिक सिटीजन्स है यानी कि जो मूल निवासी हैं, उनमें दो तरह के स्किन कलर पाए जाते हैं। एक तो ब्लैक है और दूसरा है कलर्ड। ब्लैक तो आप लोग समझ गए होंगे, बट ये कलर्ड क्या है? तो कुछ लोग जो थे वहां पर मिक्स्ड रेसेस के भी थे, यानी कि मिश्रित प्रजाति के भी वहां पर कुछ लोग थे जिनका कलर थोड़ा सा ब्लैक के मुकाबले लाइट होता था। इस वजह से उन्हें कलर्ड कहा जाता था। यानी कि एक तो हो गया ब्लैक्स, यानी कि जिसे हिंदी में हम अश्वेत कहते हैं, और दूसरा हो गया कलर्ड, जिसे रंगीन नस्ल वाला या फिर रंगीन चमड़ी वाले लोग भी कहा जाता था। और वहां पर कलर्ड लोगों को वैसे लोगों को शामिल किया जाता था जो इंडिया से वहां पर जाकर के रह रहे थे, उन्हें कलर्ड कहकर पुकारा जाता था, यानी कि रंगीन नस्ल वाले लोग। और वहां के जो व्हाइट्स रूलर थे वो खुद के अलावा यानी व्हाइट लोगों के अलावा जितने भी बाकी अदर रेसेस के लोग होते थे उन्हें वो खुद से छोटा समझते थे, खुद से इंफीरियर समझते थे। यहाँ तक कि जो नॉन व्हाइट्स लोग थे उन्हें वहां पर वोट देने का अधिकार भी नहीं प्राप्त था। बात कर ले अगर हम वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में भी, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स या हॉस्पिटल्स, स्कूल और कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सारे चीज गोरे और काले लोगों के लिए सेपरेटेड थे। यानी कि यहाँ पर रूल्स बना दिए गए थे कि जिन जगहों का इस्तेमाल गोरे लोग करेंगे, व्हाइट लोग करेंगे, वहां पर ब्लैक्स लोगों का जाना मना था। जितने भी जगहों का नाम हम लोगों ने वहां पर पढ़ा, यहाँ पर सारी चीजों को सेपरेट कर दिया गया था कि गोरे लोगों के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस अलग बनाए जाते थे और ब्लैक्स लोगों के लिए स्कूल और कॉलेजेस अलग होते थे, जहां पर व्हाइट्स लोगों को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती थी। और जहां पर इस तरह के सिस्टम्स को लागू किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सेग्रीगेशन कहा जाता है। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो पृथक्करण कहा जाता है, यानी कि अलग अलग व्यवस्था करने का इंतजाम। 1950 से ही वहां पर साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स थे, जो कलर्ड लोग थे और साथ ही साथ जो इंडियन थे, उन्होंने वहां के एपार्थीड सिस्टम का विरोध किया। वहां पर बहुत सारी सभाएं आयोजित की गई और उनके विरोध में मार्चेस भी निकाले गए। दैट मीन्स कि वहां पर विरोध प्रदर्शन भी हुए और कई बार तो हड़ताल भी किया गया। किसके खिलाफ? एपार्थीड सिस्टम के खिलाफ। साथ ही द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस संस्था के अंदर में बहुत सारे लोगों ने एपार्थीड सिस्टम के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया और उसका विरोध किया, जिसमें कि कुछ लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी मजदूरों का संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। इसके अलावा कुछ ऐसे व्हाइट्स यानी कुछ ऐसे गोरे लोग भी थे जो इस एपार्थीड सिस्टम को गलत मानते थे और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंडर में आकर इस सिस्टम का विरोध भी किया। इन सब के बावजूद वहां जो व्हाइट रूलर्स थे उन्होंने अपनी रूलिंग सिस्टम में किसी प्रकार का कोई चेंज
नहीं लाया और वहाँ के ब्लैक्स के खिलाफ उनका शासन चलता रहा और वो साउथ अफ्रीका में रूल करते रहे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका में किस प्रकार का रूलिंग सिस्टम था, किस तरह से वहाँ पर ब्लैक्स और वाइट्स में डिस्क्रिमिनेशन था। वाइट्स लोग जो थे वहाँ पर ब्लैक्स पर शासन किया करते थे और उनको किसी भी प्रकार का कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते थे। साथ ही वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट मार्चेस जो है वो हुआ करते थे। लोग इस शासन व्यवस्था का, इस रूलिंग सिस्टम का विरोध करते थे और इसी तरह के सिस्टम्स से तंग आकर साउथ अफ्रीकन लोग जो थे वो एक नए इतिहास की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके थे और आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने देश के लिए एक संविधान का निर्माण कर डाला। सो आइए अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से संविधान का निर्माण किया गया। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से साउथ अफ्रीका में अब जगह जगह पर विरोध हो रहे थे, वहां पर सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे थे, इन सबको देखते हुए वहां के जो लोकल गवर्नमेंट थी यानी कि जो वाइट रूलर्स थे, उनको ये अब एहसास हो चुका था कि अब जोर जबरदस्ती से वहां पर रूल नहीं किया जा सकता है, वहां पर शासन नहीं किया जा सकता है। और धीरे धीरे जो वाइट रूलर्स थे उन्होंने अपने पॉलिसीज में कुछ सुधार करना शुरू कर दिया, उसमें कुछ चेंजिंग लाना उन्होंने शुरू कर दिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज था यानी कि जो भेदभाव करने वाला कानून था उसे वहां से हटा दिया गया। साथ ही वहां पर जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे उसे वहां से हटा दिया गया और जो मीडिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए थे उसे भी वहां से हटा दिया गया। साथ ही लगभग 28 सालों के बाद नेल्सन मंडेला को वहां के जेल से रिहा कर दिया गया यानी उन्हें कैद से आजाद कर दिया गया। और फाइनली 26 अप्रैल 1994 को आधी रात में साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग जो है वो लहराया गया और साउथ अफ्रीका दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। सो स्टूडेंट्स, यहां तक हम लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका किस तरह से एक लंबे संघर्ष के बाद दुनिया का एक सबसे न्यूएस्ट डेमोक्रेसी बनकर के हमारे सामने आए। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत घटना घटी जहां पर जो ब्लैक लीडर्स थे, साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लीडर्स थे, उन्होंने अपने लोगों से रिक्वेस्ट किया, अपील किया कि इससे पहले जो व्हाइट रूलर्स के द्वारा ब्लैक्स पर जो भी अत्याचार किए गए या उनके साथ जो भी भेदभाव की गई उसके लिए व्हाइट्स को सजा ना दी जाए यानी गोरे लोगों को सजा ना दी जाए बल्कि उन्हें माफ कर दिया जाए। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया गया? तो याद कीजिए नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था, वो किस तरह का डेमोक्रेसी चाहते थे अपने साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला ये चाहते थे कि उनके कंट्री में इस तरह का रूल हो जहां पर व्हाइट्स और ब्लैक्स साथ में मिलजुल कर रहे हैं और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। यही कारण था कि जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने व्हाइट्स को माफ कर दिया उनके द्वारा किए गए जो भी गलत काम थे उसके लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आइए अब एक ऐसे साउथ अफ्रीका का निर्माण करते हैं जहां पर इक्वलिटी हो, जितने भी रेसेस हैं चाहे वो ब्लैक हो, व्हाइट्स हो या फिर कलर्ड पीपल हो, मेन और वुमेन, सभी लोगों का एक समान वहां पर वैल्यू होना चाहिए। वहां पर सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के बेस पर वहां पर शासन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके बाद वहां की ऐसी पार्टी जिसने ब्लैक्स पर अपना शासन स्थापित किया था, उनके खिलाफ अत्याचार किए थे, साथ ही एक ऐसी पार्टी जिसने इन अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया, ये दोनों तरह की पार्टीज जो थी साउथ अफ्रीका के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के लिए यानी नए संविधान निर्माण के लिए एक साथ बैठी। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, लगभग 2 सालों तक इनकी बैठकें चलती रहीं और डिस्कशंस होते रहे, डिबेट होते रहे। इसके बाद इन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो दुनिया में एक मिसाल कायम करता है, एक उदाहरण पेश करता है।
इन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता है। साथ में बैठकर इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किसी भी व्यक्ति को उससे अलग नहीं किया जा सकता है या नहीं अलग किया जाएगा। सभी का समान रूप से उसमें भागीदारी होगी। किसी को भी बुरा मानकर उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। साथ ही वैसे पर्सन जिन्होंने पास्ट में भले ही कुछ भी किया हो, लेकिन अब किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो ब्लैक और वाइट्स होंगे वो एक साथ मिल करके यहाँ पर रूल करेंगे और अपने देश को आगे लेकर के जाएंगे। ना तो कोई यहाँ पर सुपीरियर होगा और ना ही कोई यहाँ पर इंफीरियर होगा। किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अब साउथ अफ्रीका में नहीं होने वाला था। अब जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है, पूरी दुनिया उससे इंस्पिरेशन लेती है और ये देखती है कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में रूल एंड रेगुलेशंस लागू किया गया, किस तरह से सभी रेसेस के लोग जो हैं वो वहाँ पर मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। 1994 तक जिस साउथ अफ्रीका को वहाँ के रूलिंग सिस्टम के लिए, वहाँ के डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम के लिए, वहाँ के एपार्थाइड सिस्टम के लिए वो बदनाम थी, आज वही साउथ अफ्रीका पूरे दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में पहचानी जाती है। और तब जब साउथ अफ्रीका एक न्यूली डेमोक्रेसी बन गया, तब नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। मीन्स कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके पास्ट की भी बात करता है और इसके फ्यूचर की भी बात करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक पवित्र समझौता है, जिसके अंदर में जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि वो कभी भी एपार्थाइड और एक दूसरे के साथ क्रूअल बिहेवियर नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ रहने वाले ब्लैक्स का भी है, वाइट्स का भी है, विमेन का भी है, मेन का भी है। दैट मीन्स कि वहाँ का जो रूल एंड रेगुलेशन अब बनाया गया वो वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान है, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है। अब जो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? Why do we need a constitution? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे पास साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, जिससे कि हम ये सीख सकते हैं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है और आखिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो करता क्या है। तो साउथ अफ्रीका ने हमें ये दिखलाया कि वहाँ पर जो ऑपरेसर थे और जो ऑपरेस्ड थे, यानी कि जो लोग दूसरों पर शासन करते हैं, उनका दमन करते हैं, एक तरफ वो थे और दूसरी तरफ जो दमन को सहने वाले थे यानी कि ऑपरेस्ड थे, उन्होंने साथ में मिल करके ये प्लानिंग किया कि वे अब एक साथ रहेंगे और इक्वल वैल्यूज के साथ रहेंगे। बट स्टूडेंट्स, ये इतना भी आसान नहीं था। दोनों जो पक्ष थे यानी कि ब्लैक्स और वाइट्स, उन दोनों के अपनी अपनी समस्याएं थी, अपने अपने डर थे। वो डर ये थे कि जो ब्लैक पीपल थे उनका ये कहना था कि संविधान में जो प्रिंसिपल लागू किया गया है कि जिसकी मेजॉरिटी होगी रूल उसी का होगा, उसके साथ कभी भी कंप्रोमाइज ना किया जाए। साथ ही जो ब्लैक्स थे वो बहुत अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनके जो थी उसे वो ऊपर ले जाना चाहते थे। वो कुछ राइट्स चाहते थे, कुछ अधिकार चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि फिर से उनके अधिकारों को छीना जाए। वही वाइट माइनॉरिटी जो थी उनकी क्या समस्या थी कि उन्होंने अभी तक जो भी संपत्ति अर्जित की थी उनको डर था कि अगर ब्लैक्स का या फिर मेजॉरिटी का शासन हो जाएगा तो कहीं उससे उनके द्वारा जो कमाई गई संपत्ति है उसे कहीं छीन न लिया जाए। तो इस तरह से ये इतना आसान नहीं था कि दोनों एक साथ मिल करके और सब कुछ भूल कर एक साथ रहें। अब ये समस्या थी इन दोनों के सामने। तभी बहुत लंबी बातचीत के बाद दोनों पार्टीज जो थी वो उन्होंने आपस में एक कंप्रोमाइज किया। यहाँ पर ये कहा गया कि जो वाइट्स हैं वो एग्री हो गए वहाँ पर मेजॉरिटी रूल के लिए
किस चीज के लिए? मेजॉरिटी रूल के लिए, कि वहां पर मेजॉरिटी रूल का प्रिंसिपल ही लागू होगा, कभी भी माइनॉरिटीज वहां पर सरकार नहीं बना सकती है। साथ ही उन्होंने 1 पर्सन 1 वोट की जो नीति होती है, पॉलिसी होती है, उसे भी उन्होंने अपनाने की बात कही। साथ ही वे इस बात पे भी सहमत हुए कि जो गरीब लोग हैं उन्हें उनका बेसिक राइट्स मिलना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो ब्लैक्स थे वो इस बात पे एग्री हो गए कि वहां पर ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी जो है वो डिसीजन ले लेगी वही फाइनल डिसीजन होगा, यानी कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों का उसमें इम्पोर्टेंट रोल होगा। वहीं उन्होंने इस बात पे भी एग्री किया कि मेजॉरिटी कभी भी वाइट्स के प्रॉपर्टी को नहीं उससे छीनेगी। दैट मीन्स कि वाइट्स ने यानी कि गोरे लोगों ने यानी माइनॉरिटी ने जो भी संपत्ति अभी तक अर्जित की है वो उनका ही रहेगा, उनसे छीना नहीं जाएगा। अब इन दोनों ग्रुप्स ने कंप्रोमाइज तो कर लिया, बट ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि अब यहाँ बात आ गई थी किस चीज की? ट्रस्ट की, कि आखिर वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट कैसे करें। हो सकता है आगे चलकर मेजॉरिटी रूल होने के कारण ब्लैक्स जो है वो व्हाइट्स की सारी संपत्ति को छीन लें, या फिर माइनॉरिटीज यानी कि जो गोरे लोग हैं वो फिर से ब्लैक्स के साथ भेदभाव रवैया ना अपनाएं। तो ये चीजें इतनी आसान भी नहीं थी। तो अब इसके लिए किया क्या जा सकता था? अब इसका एक ही रास्ता था कि जो भी कंप्रोमाइज इन दोनों के बीच में किया गया है क्यों ना उसे एक लिखित रूप दे दिया जाए, यानी उसे रिटन फॉर्म में लिख करके रख दिया जाए। इसका फायदा ये होगा कि ये जो रिटन फॉर्म ऑफ रूल्स हैं ये जब लिख दी जाएंगी तो जब भी कभी टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तो इसमें लिखे गए रूल्स को ही फॉलो किया जाएगा, और साउथ अफ्रीका के सारे सिटीजन्स को इस रिटन फॉर्म ऑफ रूल्स को मानना ही पड़ेगा। और साथ ही ये रूल्स जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होगी, यानी जिस गवर्नमेंट का इलेक्शन वहां पर होगा, उन्हें ये बताने का काम करेगी कि उस गवर्नमेंट को क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली दिस रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि यही जो रूल्स हैं वो वहां के सिटीजन्स के अधिकारों को डिसाइड करती हैं। और ये रूल्स तभी वर्क कर सकती हैं जब कोई भी गवर्नमेंट चुन करके आएगी, यानी कि जो विनर होंगे वो इसे आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा, जो भी गवर्नमेंट चूज होके आएगी वो इसे इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकती है। और यही साउथ अफ्रीकन्स ने किया भी। ये लोग क्या हो गए कि एग्रीड हो गए इस बेसिक रूल्स के लिए, जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इसमें लिखी गई सारे रूल्स को इन्होंने सबसे सुप्रीम माना। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो भी गवर्नमेंट्स चुन करके आएंगी वो इसे आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती हैं। और इसी बेसिक रूल्स, दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स, ये बेसिक रूल्स का जो सेट है उसे ही क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? किसी कंट्री का लिखित रूप में सेट ऑफ रिटन रूल्स है दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, जो कि उस देश में एक साथ रह रहे लोगों को के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, यानी एक्सेप्टेड हो, वो उसे मानते हो। Constitution is the supreme law and that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and government. That means कि Constitution जो कि एक supreme law है वो किसी जगह पर रह रहे लोगों के बीच के रिलेशनशिप को डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है, और साथ ही साथ लोगों और वहाँ की गवर्नमेंट के बीच के रिलेशनशिप को भी डिटरमाइन करती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और भी बहुत कुछ करती है। जैसा कि फर्स्ट हम देखते हैं कि हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि जो भी संविधान होता है, हम सब जानते हैं कि एक कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हो, एक दूसरे पर भरोसा कैसे हो, तो यही ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जनरेट करने का काम करती है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो इस बात को स्पेसिफाई करती है कि किस तरह से गवर्नमेंट का निर्धारण होगा, उसका गठन किस तरह से होगा, और साथ ही वे कौन लोग होंगे जिसके हाथ में
पावर होगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए। एंड थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, संविधान क्या करता है कि गवर्नमेंट का जो लिमिटेशंस है उसको वो डिसाइड करता है, उसका निर्धारण करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ ये कहता है कि वहां पर के सिटीजन्स का क्या अधिकार है। और चौथा, संविधान ये कहता है कि वो लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, यानी कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनको एक्सप्रेस करता है कि किस तरह से अपने यहाँ एक बेहतर यानी गुड सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। और गुड सोसाइटी कैसे बनेगी, जब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को अपने ही इक्वल समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें इस सवाल का जवाब मिल गया कि हमें आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की यानी संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक अभी तक आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, संविधान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का किस तरह से निर्माण हुआ, किस कंडीशंस में उसका निर्माण हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में यानी सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक you so much for watching this video and wait for the second part of this chapter. Thanks for watching.